अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट में आज आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज आप देख रहे होंगे आज भी मैं अकेला बैठा हूँ, तो इस वक्त थोड़ा सा दुआ के लम्हात हैं। और वो दुआ इसलिए क्योंकि हमारी जो को होस्ट हैं अफशीन कुरैशी, उनकी वालदा की आज सर्जरी है। तो अल्लाह ताला कामयाब करे, उनको सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत दे। हमेशा पूरी कौम से अपील की है, जितनी भी मॉर्निंग स्पॉट की व्यूवर्स हैं वो आज दुआ करें तो अच्छा मामला होगा इंशाल्लाह। और कल से फिर ज्वाइन करेंगी हमारी को होस्ट। और ये जो 2 घंटे होते हैं ना, इस 2 घंटे का मकसद ये होता है कि कहीं पर हम जब आगाज़ करने जा रहे होते हैं तो खुशगवार बातों के साथ आगाज़ करते हैं, कहीं पर सेहत की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल की जो आपको टिप्स देते हैं। फिर ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ का आगाज़ मुस्कुराहट के साथ होना, वो चीज़ पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई अच्छा सा ख्वाब आता है और आपकी आँख खुल जाए उस ख्वाब को देखते हुए, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। पूरा दिन फिर आपका एक अच्छा गुजरता है उस ख्वाब को सोचते हुए। तो जो आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे ख्वाब हैं ना, उनको सोचें और अपनी ज़िंदगी का आज आगाज़ करते हैं। आपसे 2 घंटों के लिए जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज बहुत सारी टिप्स हैं और आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आवर के अंदर जो सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे कि आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप ख्याल रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और वो चीज़ मैं 1 घंटे के बाद ही बताऊंगा, जो हमारे गेस्ट भी आ जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो अच्छी बातों के लिए हमारे पास को होस्ट होती है, लेकिन जब वो नहीं होती तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वो अच्छी बातों का तसलसल हमें कायम रखना पड़ता है। तो आज अक्सर मेरे जहन में ना ये ख्याल आता है कि हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाता है, जो कि हमें रखना चाहिए। आज आप खुद सोचें, अभी जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो टीवी के उस पार बैठे हैं, जो कि स्टूडियो के इस पार बैठे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, उन लोगों, आप सब सोचें कि आपने अपना ख्याल आखिरी बार कब रखा था। बिल्कुल, खुद का ख्याल रखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर हम एक अक्सर व बेशतर देखते हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो पहले ये काम हो जाए, पहले फ़लाँ काम हो जाए, पहले जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी हो जाए, फिर अपना ख्याल रखेंगे। और अपना ख्याल रखने के बजाय ज़िंदगी गुजरती चली जाती है और फिर हमें आखिर में पता चलता है कि अरे अब तो हमारे पास ये चीज़ भी नहीं है, हमें ये बीमारी भी लाहक है, वो जो एक अच्छा वक्त था वो भी गुजर चुका है। तो दूसरों का ख्याल जो हम रखते हैं ना, उसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखना होता है। यकीनन खुद से मोहब्बत और देखभाल ही ज़िंदगी के अंदर तवाज़ुन और खुशी लेकर आती है। अच्छा, मेरा अपना कुछ एक दूसरा विज़न है, दूसरी थॉट्स है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम खुद को समझें, दूसरों के साथ अपने आप से मोहब्बत भी करना शुरू करते हैं। और हम अगर खुश हैं ना खुद, तो हम सेहतमंद भी होंगे। हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर बड़ी बेहतरी आती जाएगी। और ये आप आज से अप्लाई करना शुरू करें। आज से ज़रा सी 10% अपनी केयर करना शुरू करें, अपने खाने पीने का ख्याल रखना शुरू करें, अपने ओढ़ने पहनने का ख्याल रखना शुरू करें, अपने उठने बैठने चलने का और बोलने का जो लफ्ज़ अदा करते हैं उसका ज़रा सा आप 10% आज स्टार्ट करें, ख्याल रखना शुरू तो करें। आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक चार्म आता जाएगा। जब आप लोगों से मिलेंगे तो लोग आपसे महजूज होंगे। जब आप कहीं से गुजर कर चले जाएंगे, लोग आपके बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लोग कहेंगे कि कोई चीज़ यहाँ से, कोई पर्सनैलिटी यहाँ से गुजरी है। तो आज से ज़रा सा एक मस्बत अंदाज के अंदर ना ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका आपके भाई ने आपको दे दिया है। आज से आपने शुरू कर देना है और फिर कल, परसों और फिर उसके बाद अगले हफ्ते आपने ज़रा फीडबैक देना है कि हाँ भाई, जो सोशल मीडिया पे आप लोग फीडबैक देते हैं ना, वो फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि भाई हमने ज़रा सा अपना ख्याल रखना शुरू किया तो हमें ये रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए। जैसे मर्दों के बारे में मैं बताऊँ, औरतों पर भी आऊँगा, लेकिन मर्दों के बारे में कि मर्द अक्सर व बेशतर, ख़ासतौर पर शादीशुदा मर्द, अपना ख्याल बहुत कम रखते हैं। बस वो अपना ख्याल कब रखते हैं? ईद पर, बकरा ईद पर। उसके बाद वो ख्याल रखते नज़र नहीं आते। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो घरेलू ज़िंदगी के अंदर इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं, बच्चों को पालने में, रिश्तों को संभालने में, और अपनी ज़िंदगी को वो भूलती चली जाती हैं और इतना पीछे हो जाती हैं कि उनको लगता है कि वो 40 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, 35 साल के अंदर भी 50 साल की उम्र को क्रॉस कर चुकी है। आज से ज़रा सी कोई एक टिप जो ज़िंदगी के अंदर आपने 10-12 साल या 2-3 साल से छोड़ी हुई है, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें। यू विल सी द चेंज। अपनी मूड के अंदर आप चेंज देखेंगे, अपनी पर्सनालिटी में चेंज देखेंगे। अच्छा, आज हम सुबह सुबह आए तो सुबह सुबह हमें एक दूसरी हमारी चैनल की एंकर नज़र आ गई, तो उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई, गप्पेबाजी हो गई, तो मूड एकदम से अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे वो 7-8 साल पुराना जो दौर था ना, वो याद आ गया। तो कभी कभार अपने पुराने अच्छे वक्तों को याद करें और उनको दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करें। और फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अच्छा, आप खबरों की तरफ चलेंगे। खबरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। नेटिजन्स ने बहुत छाड़ कर दी है, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। कुछ मामला ऐसे हैं, कुछ मिसकंसेप्शन ऐसे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं हुकूमती बयानात के ऊपर, और कहीं पर हम ये देख रहे हैं कि चपकलिश होती नज़र आ रही है। कहीं पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ती नज़र आ रही है, कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर जाती नज़र आ रही है, और कहीं पर हमारी जो आला क़यादत है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिक्स है हमारी, जो मुल्की सतह पर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग,
वो कहीं पर बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके जुमलों को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया जा रहा है। तो कल हमने ये देखा कि आग लगी हुई थी जो इंटरनेट पर थी, डिस्कशन हो रहे थे, और साथ साथ हम मौसम को भी ज़रा आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से ली अंगड़ाई, तो फिर वो जो बारिश हुई है और उसके बाद गरज चमक के साथ थंडर स्टॉर्म था। और ख़ास तौर पर सुबह सुबह हमने आपको बताया, अच्छा खबर पढ़ते हुए हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बारिश की एक्सपेक्टेशंस थी, प्रेडिक्शंस थी, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ से गए राइट आफ्टर द मॉर्निंग शो हमने देखा कि मौसम तो बिल्कुल गर्म है, धूप निकली हुई है, हीट वेव का खदशा है। एकदम से मौसम तब्दील हुआ, बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, झक्कड़ चलना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो मूसलाधार बारिश आधे घंटे या 35 मिनट भी हुई है, खासतौर पर कराची के अंदर, दैट वाज इनफ फॉर कराची। और कराची का हाल ज़रा सा डिस्कस करेंगे कि 2.5-3 घंटे जिस तरह से शारे फैसल के ऊपर ट्रैफिक रहा, और कोरंगी रोड पर ट्रैफिक रहा, और गुलशन रोड पर ट्रैफिक रहा, वो एक बड़ा बुरा एक जो है वो तसलसल होता है कि ज़रा सी 2 कतरे टपकते हैं और मामला यहाँ पर ख़राब हो जाता है। बहरहाल ज़रा गैर मुल्की खबरों से आगाज़ कर लेते हैं। फ़िलिपाइन के वस्ती साहिली इलाके के अंदर 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला आते ही उसने तबाही मचाई, और गैर मुल्की जो एजेंसी है उसने ये ज़रा कोट किया है, और ऑथेंटिक ये न्यूज़ सामने आई कि ज़लज़ले के 22 बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया, जबकि 26 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि हलाकतों का खदशा मज़ीद भी हो सकता है। ऑब्वियसली होता है कि मलबे तले जो लोग दबे होते हैं उनको ढूंढने का अमल जारी होता है, और मज़ीद हलाकतों का जो है वो स्कोर हो सकता है कि बढ़ जाए। ये जो खदशा है ये कन्फर्मेशन हो जाए इसमें। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे आया है। ज़लज़ले की जो गहराई बताई जा रही है वो 10 किलोमीटर्स है जो डेप्थ है, और मरकज़ जो है वो बोगो शहर के शुमाल मशरक़ में 17 किलोमीटर के फासले पर ये बताया जा रहा है। जबकि जो खबर एजेंसी है उसने ये भी बताया कि हलाक अफराद में एक बच्चा भी शामिल है, और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। जबकि जो रिहायशी इमारतें हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पर ज़मी बोस हो चुकी हैं, तालीमी इदारे शदीद मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि वस्ती साहिली इलाके के अंदर ज़लज़ले के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी आए हैं। ज़लज़ला आ जाता है और उसका जो मरकज़ होता है वो रेक्टर स्केल के ऊपर जो है वो पता लगा लिया जाता है, लेकिन फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं, उसमें हल्की नौयत के जो है वो झटके महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन खौफ बढ़ता चला जाता है कि दोबारा उस नौयत का ज़लज़ला ना आ जाए। तो लोग जो है वो खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकले, और अमरीकी जो न्यूज़पेपर है उसने ये भी जो है वो वाज़ेह किया, बताया कि फ़िलिपाइन के शहर सेबो में जो है वो उनके हुक्काम का हवाला दिया गया, और ये बताया कि ज़लज़ले के नतीजे में 4 इमारतें ज़मींपोश हुई हैं, जबकि 3 सरकारी इमारतें भी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, और मुतासिर इलाकों के अंदर 6 ब्रिजेज़ हैं, एक सड़क है जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और हुकाम ने यह भी बताया कि हंगामी हालत नाफिज करते हुए आज स्कूल, सरकारी दफ्तर, ये तमाम चीज़ें ऐलान कर दिया गया कि बंद रहेंगी। जबकि ये भी बताया गया कि मलबे तले जो दबे अफराद हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए आज भी ऑपरेशन जारी है, जबकि मलबा हटाने के लिए दीगर इलाकों से भारी मशीनरी भी रवाना हो चुकी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है। हमने आपको शायद जियोलॉजिस्ट से बताया था इस साल के आगाज़ के अंदर कि ये साल 2025 आफतों का, मुसीबतों का, परेशानियों का साल रहेगा, और इसमें जंगें भी देखी गई आलमी सतह पर। इसमें हमने देखा पेट्रोल के प्राइसेस भी बहुत जो है वो ऊपर गए, फिर हमने डॉलर की इनस्टेबिलिटी भी देखी। हमने साथ साथ ये भी देखा कि किन किन जगहों पर सैलाबी सूरत हाल थी, किन किन जगहों पर समुद्री तूफ़ान थे, और किन किन जगहों पर ज़लज़ले के आने के ख़दशात थे और रिकॉर्ड किए गए रेक्टर स्केल के ऊपर। तो ये साल अल्लाह करे कि बखैर ऑफिस से गुजर जाए, 3 मंथ्स आर लेफ्ट। तो इसके बाद फिर कुछ कहा जा रहा है कि 2026 कुछ बेहतर साल निकल कर आएगा सामने, और कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन के अंदर। अगर आप देखें आलमी सतह पर भी ना, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में एग्जीक्यूशन होने में 2 to 3 मंथ्स आर रिक्वायर्ड। तो उसके बाद फिर कुछ हो सकता है कि कुछ 2026 के अंदर आप बोलें कि अगर आपने कोई कदम लेना भी है, कदम उठाना भी है। आपको याद होगा एक पामिस्ट हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई बड़ा फैसला करना है ज़िंदगी का, किसी बिज़नेस का आगाज़ करना है, किसी शादी को जो है वो अटेंड करना है, या ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई नया स्टेप ले रहे हैं, तो 2026 से जनवरी जो है वो दैट वुड बी सूटेबल फॉर यू। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बातें कहीं और निकल जाएंगी, खबरें आज बहुत सारी हैं। ज़रा मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को लेकर आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर जलालपुर लेकर जाते हैं। जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका अभी तक ज़ेर-ए-आब है, और 10 से 12 फीट पानी वहाँ पर मौजूद है।
ये पहले भी आपको बताया था कि रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जबकि मुल्तान की जो तहसील है जलालपुर पीरवाला, वहां पे दर्जनों बस्तियां 19 रोज से सैलाब के पानी में डूबी हुई हैं, जबकि इन बस्तियों से पानी की निकासी ना होने के बाइस सैलाब मुतासिरीन शदीद परेशानी का शिकार है। अब आप ये देखें ना, ये फुटेजेस देखें आप, ये फुटेज आपको बताएगी कि पूरी पूरी आबादियाँ, पूरी पूरी बस्तियाँ, पूरे पूरे गांव ज़ेर-ए-आब हैं, ना उनके खेत खलियान हैं, ना उनके मवेशी वहाँ पर हैं, ना उनके अपने जो घर हैं वो फंक्शनल हैं, ना रेलवे ट्रैक्स फंक्शनल हैं, ना जो सड़कें हैं वो फंक्शनल हैं। अब आप ये देखें पूरे डूबे हुए हैं। अब जो शदीद तौर पर परेशानी का शिकार हैं वो हैं सैलाब मुतासिरीन। वो वहाँ खैमा भी नहीं लगा सकते, खैमा बस्तियाँ भी आबाद नहीं हो सकती, वहाँ से भी कोसों मील दूर जाकर पैदल ट्रैवल करके, और वो सिर्फ अपना साजो सामान जो कि ज़रूरी था, अपने बच्चे और अपने मवेशी लेकर वो जो है वो वहाँ से निकले हैं, और अब कहीं दूर दराज इलाकों में जाकर उन्होंने खैमा बस्तियाँ जो है आबाद की हैं। अब ये सोच के रखा था उन्होंने कि पानी निकल जाएगा, वी विल कम बैक, लेकिन वो 19 रोज़ तो हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि जो पानी जूं का तू मौजूद है उसने इमलाक को और फसलों को नुकसान पहुंचाया। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो फसलों को नुकसान पहुंच रहा है ना, अब ये पूरा 1 साल का गैप आएगा, क्योंकि ये जो इस वक्त की फसल है ये अगले ही साल आप यहाँ पर उगा सकते हैं इन खेतों के अंदर। अब सेम और थोर का भी खदशा है कि इतना पानी खड़ा हो जाएगा ज़मीन के ऊपर, ज़मीन जो है वो ओवर हाइड्रेटेड हो जाए, पानी के जो ज़ख़ीरे हैं ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो जाएं, तो फिर वो बीज भी फूटने का नाम नहीं लेता। अब ये जो परेशान मकीन है ना, वो पानी की निकासी जल्द करने का मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी के पंजाब के अंदर एक मेरी बड़ी फेवरेट सी जो है वो CM साहिबा हैं, और शी इज़ डूइंग सच ए ग्रेट वर्क, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयानबाजी और उनकी चीज़ें मुतज़ाद होती नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि उंगली तोड़ दूंगी, उन्होंने कहा मेरा पानी मेरी मर्ज़ी, इस तरह के जवाब आ रहे। ठीक है, आप करें, सियासत करें, बट व्हेन इट कम्स टू हैव अ गुड गवर्नेंस तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सैलाबी पानी से मुतासिरा M5 मोटरवे की अगर बात करें ना, मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज की तरफ, तो वो भी 18 रोज़ हो चुके हैं जूं का तू पानी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर भी वो इंटरचेंज बंद किया हुआ है। ये ज़रा पिक्चर फुटेज चल रही है इंटरचेंज की, यू विल हैव एन आइडिया कि पानी में कमी के बाद बहाली का ऑपरेशन शुरू होगा, ये कहा जा रहा है। मुल्तान के अंदर कासिम बेला के करीब जो हमरोड है वो भी ज़ेर-ए-आब है। सैलाबी पानी के बाइस इलाके में जो है वो बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अंडरस्टूड बात है कि कहीं पर भी पानी खड़ा होगा सबसे पहले वहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होती है, और ख़ास तौर पर अगर तो साफ़ पानी है, सीवरेज का पानी नहीं मिला हुआ है, साफ़ पानी की बात कर रहा हूँ मैं भी, तो साफ़ पानी के अंदर डेंगी जो मच्छर है इसकी अफजाइश सबसे ज़्यादा होती है, और डेंगी हो, मलेरिया हो, ये जो बुखार हैं, जो फीवर हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर जल्दी अमराज, स्किन इन्फेक्शन की अगर बात करें तो वो होते हैं, और फिर ख़वातीन और बच्चे ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, ख़वातीन की जो हामला ख़वातीन है सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरात लाक होते नज़र आते हैं। छोटे बच्चे, उनको ऐसे ऐसे किस्म के नित नए इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं इन इलाकों के अंदर कि मेडिकल कैंप्स कम पड़ जाते हैं, मेडिसिन वैक्सीनेशन कम पड़ जाती हैं। सो यू विल हैव टू थिंक कि मामला किस तरफ पूरा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। और फिर मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रही, आपको नहीं सुनाई दे रहा, हुकूमत से मेरा मुतालबा ये है, देखिए अभी सर्दियाँ आएंगी, पंजाब के अंदर सर्दियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंध और KP के। अब शुरू हो चुका है अक्टूबर, माशाल्लाह से अक्टूबर का जो है वो आगाज़ हो गया है, और अक्टूबर के मिड के अंदर आप देखेंगे कि सर्दियाँ आना शुरू हो जाती हैं पंजाब के बहुत से इलाकों के अंदर। अगर वो इलाके सैलाब ज़दा इलाके हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा डबल कॉस्ट, क्योंकि उधर वहाँ पर खैमा बस्तियाँ तो होंगी, आपको वो आग का इंतज़ाम, हीटिंग का इंतज़ाम, और फिर साथ साथ कंबल का, और फिर उसके बाद जो पूरा उसको कॉटन ऑफ करना है उस इलाके को, उस बस्ती को, आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके 15 से 20 दिन है, यू कैन डू दैट। और अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, KKF है, बल्कि सॉरी जमात इस्लामी है, ये 2 बड़ी जमातें हैं जो काम करती नज़र आ रही हैं। इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, NGOs के साथ कोऑर्डिनेट करें, आपको पूरा डेटा कंपाइल होकर मिल जाएगा, आपको तमाम खैमा बस्तियों की लोकेशंस मिल जाएंगी, आपको राशन तकसीम करना है, आपको कंबल तकसीम करने हैं, आपको खैमे तकसीम कर रहे हैं, आपको सोलर एनर्जी जो लाइट्स हैं वो तकसीम कर रहे हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन करें, सियासत ना करें ना। सियासत अगर होगी तो फिर 2-4 ही घरानों को आपको मिलेगा राशन, और उसके बाद वो सारे रुल जाएंगे, और फिर हो सकता है कि पंजाब से अगर हुकूमत जाए तो फिर वफाक से भी हुकूमत चली जाए। बहरहाल दूसरी जानिब अगर दरिया सिंध की बात कर लूँ ना मैं, तो कोटरी बैराज पर भी सैलाब दम तोड़ चुका है।
वो रेला कम हो चुका है, सैलाब दरमियानी दर्जे पर पहुंच चुका है, निचले दर्जे पर तब्दील हो चुका है, बहाव कम होकर 2,90,000 क्यूसेक रह चुका है। अगर दरिया की बात करें तो वो मामूल के मुताबिक बह रहा है। अब जो वो ओवरफ्लो वाला मामला था ना, वो नहीं है। मंगला डैम की अगर बात करें तो 99% तक ये भर चुका है, जबकि तरबेला डैम 100% भरा हुआ है। अच्छा, ये डैम भरे हुए हैं, पानी की किल्लत तो नहीं हो सकती। हम ये देख रहे हैं कि हब डैम भी भरा हुआ है इधर, और इधर जो कराची को खासतौर पर पानी मिलता है करली झील से और फिर दरिया सिंध से, तो वो सारे लेवल भी भरे हुए हैं। तो अब ये देखना है कि जो मुल्क के अंदर हम देखते हैं ना कि रसद और तलब का जो फ़र्क होता है कि इतने पानी का कंज्यूम होना ज़रूरी है और इतने पानी के हमारे पास जो है वो पीछे से बैकफ्लो है, तो वो हम देख सकते हैं कि अब कराची के अंदर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो अब पानी का मसला होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो कोई ना कोई करप्शन है, और करप्शन का कल हमने आपको बताया था कि अगर आप करप्शन से क्या पर्दा उठाना चाहते हैं, कल का आप जाके प्रोग्राम भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, और वो यूट्यूब पर प्रोग्राम होगा कल के दिन का। और आरटीआई के ऊपर हमने बात की थी कि आप कैसे इदारों से जाकर पूछ सकते हैं कि आपने कितना बजट लगाया और कितना काम किया। और इस वक्त अगर पानी की अगर आपने बात करें तो वाटर बोर्ड के इदारे जा सकते हैं, और इदारे में जाकर आप किसी भी डायरेक्टर को या उनके पीआईओ को, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको जाकर लिखें, तो यू विल हैव एन आंसर कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब बहुत एक्टिव हैं आजकल, तो शहबाज शरीफ साहब के अंदर एक बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक चेंज आ गया है। हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब एक वक्त था कि जब तकरीर करते थे तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाया करते थे। अब हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बाकायदा फिंगर को जो है वो पॉइंट करते हुए कभी ट्रम्प से बात कर रहे हैं, तो कभी चीनी जो वज़ीर आज़म और सदर हैं उनसे बात कर रहे हैं, कभी हम ये देख रहे हैं कि वो तुर्किया के सदर से बात कर रहे हैं। कोई एक चेंज आया है, उस चेंज के जो नाक़दीन है ना, वो कयास सराइयाँ करते नज़र आ रहे हैं कि ही हैज़ राइट नाउ फील्ड मार्शल विद हिमसेल्फ। तो कुछ वो भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मिलिटरीली आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है कि आपने जंग जीती है, आपको पता है कि आप आलमी सतह पर बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आपको पता है कि आप सऊदी पैक्ट के अंदर भी जो है वो हिस्सेदार हो चुके हैं, आपको पता है कि इस वक्त कतर भी उस पैक्ट के अंदर आने वाला है। माइट बी पॉसिबल ईरान वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट पैक्ट। अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ बात चल रहे हैं, डीप डाउन जो बातें हो रही है। तो आपको पता है कि इस वक्त आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जिस शख्स की वजह से इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ है। तो कुछ नाक़दीन ये भी कह रहे हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका इंतहाई कामयाब रहा है। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मसला भी भरपूर तरीके से उजागर किया, जबकि इसहाक डार जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म है, वो भी दौरे से मुताल्लिक़ कौम को आगाह कर चुके हैं, और इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि ट्रंप के साथ अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने एक मीटअप किया है, और फिर वज़ीर आज़म ने जिस तरह से जनरल असम्बली इजलास के अंदर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की, वज़ीर आज़म चांसलर ऑस्ट्रिया और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें कर चुके हैं। जबकि इसहाक डार ये भी बता चुके हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वज़ीर आज़म जो कि शहबाज शरीफ साहब है, IMF के हुक्काम से भी मुलाकातें की हैं। देखें, एक चीज़ और है, आज ज़रा अफशीन नहीं है तो आज थोड़ा सा लर्निंग मूड होगा हमारा, आज आप समझाने की आपको बातें जो है वो कोशिश करूँगा। इस मुल्क की मईशत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी जो मिलिटरीली पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो 2 गुना और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी इकॉनमी इस काबिल होगी कि आपने IMF के पास नहीं जाना है, आपकी GDP अच्छी, आपका रेवेन्यू अच्छा, आपके दोस्त ममालिक आपको सपोर्ट करते हैं। आपको मशवरा दिया था, मशवरा ये था कि आप इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आपकी जो डिप्लोमेसी है वो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट चल रही है इस वक्त। आप इंडिया को देखें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोनों बराबर हैं, कहीं नज़र नहीं आते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी जो इस वक्त स्ट्रेंथ है, उसको आप कैश कराएं। आपके ऊपर कर्ज़े हैं, आपके ऊपर IMF है, आपके ऊपर जो दोस्त ममालिक हैं उनके जो अच्छे टर्म्स के ऊपर कर्ज़े दिए हैं, आप या तो उनको माफ़ कराने की कोशिश करें या उनके अंदर रिलैक्सेशन देने की कोशिश करें। किसी भी तरह आपका ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना, ये पूरा आपका मुल्क चला सकता है। आपका रेवेन्यू क्यों नहीं मुल्क चला पाता, उसका रीज़न ये कि आधी किस्तें तो आपकी वो कर्ज़ा भरने में निकल जाती हैं। कर्ज़े को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आप जो है वो सेटल डाउन करें, यू विल हैव अ गुड रिजल्ट। आप आज ये बात याद कर लें, आज ये मॉर्निंग स्पॉट के अंदर बैठे हुए होस्ट की बात को नोट डाउन कर लें, शायद आपको 4 साल के बाद फ़ायदा हो। बहरहाल अमरीकी सदर की भी बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने का जिक्र कर चुके हैं, और ये शख्स नहीं सुधरेगा भाई। और मुझे बड़ा मज़ा आता है ट्रंप के जितने बयानात होते हैं ना, खासतौर पर भारत के लिए और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। आई एंजॉयड माई सेल्फ। तो पाक फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ भी की है, नेटो समिट के अंदर खिताब किया, और अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने बंद कराई थी,
ठीक है भाई, मान दिया। अब तो पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा मानता है कि आप ही थे, आपके बगैर तो हो सकता है हम 6 के बजाय 600 गिरा देते उनके जहाज। तो ये आपका शुक्रिया है कि आपने आके 6 पे ही रोक लिया। पाकिस्तान भारत के पास जौहरी हथियार मौजूद है। वो कहते हैं दोनों में जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत से कहा कि तजारत करो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी के जो चीफ हैं इस वक्त, आर्मी चीफ, उनकी तारीफ की है और कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, दैट वाज अ सेकंड मीटअप एज वेल, कि पहली मुलाकात में फील्ड मार्शल साहब अकेले गए थे, उन्होंने ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, ही इज अ जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन। अब सेकंड मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल इसाक डार, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो उस पर उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब के लिए कि बेहतरीन इंसान है। मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुतासिर कुन शख्सियत हैं और अच्छे इंसान हैं। ट्रंप ने कहा कि इसराइल, ईरान और कॉन्गो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान भारत में जंग बंदी के लिए मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स भी की हैं। अच्छा भाई, फ़ोन कॉल्स की थी, हमारी तरह हम थोड़ा सा बिजी थे, हम नहीं उठा सके, लेकिन भारत आपको फ़ोन कॉल्स करता रहा कि पापा जी जो है वो रुकवानी थी जंग। तो खैर, बहरहाल, जोक्स अपार्ट, ये पूरी दुनिया अब इस वक्त तारीख के सुनहरी पन्नों में लिख चुकी है, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान ने 600 बार ये कोड कर दिया है कि ये जंग जो है वो हमने रुकवाई थी, वरना पाकिस्तान ने 6 के बजाय 7 भी करना। अच्छा, ट्रंप साहब की एक बड़ी मज़ेदार बात है, पहले 5 कोड किया, फिर 6 कोड किया, और अब मुझे लगता है कि अब ज़्यादा अगर भारत ने इनको तंग किया तो अभी 7 भी कोड कर देंगे कि जहाज़ तो 7 गिरे थे, जो कि एक्चुअली कुछ फिगर ऐसे ही हैं, अगर नहीं बताया जा रहा वो अलग बात है। बहरहाल, ये दुनिया चलती है पेट्रोल से और हमारी गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल से और आपकी गाड़ियाँ भी चलती हैं पेट्रोल से। तो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर एक अच्छी सी बात ये जो है वो कर देते हैं, लेकिन अच्छी हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने सोचा था कि कोई अच्छी चीज़ पेट्रोलियम पे काफ़ी दिनों के बाद करूँगा, लेकिन आज भी अफसोस के साथ बताना पड़ा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, बहुत जल्दी होती है नोटिफिकेशन जारी करने में। ओपरा आपको आगे समरी भेजता है, उसके बाद फिर वो आगे मामला जाते हैं और फिर वो वज़ारत ख़ज़ाना तक जाते हैं और फ़ौरन नोटिफिकेशन निकलता है। अब जो नोटिफिकेशन आया है दिल दुखा देने वाला, उसमें डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर जो है वो इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, जो कि आप और हम जैसे जो लोग हैं, मुझ जैसे ख़ास तौर पे जिनको पेट्रोल रोज़ाना ही चाहिए होता है, तो पेट्रोल की कीमत के अंदर 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत में आपको बता दूं 268 यानी कि 268 रुपये और 68 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। मुबारक हो जी, 268 हो चुका है। और अब आपने अगर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है तो कम से कम भी आपने जो है वो तकरीबन 524 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, 2 लीटर पेट्रोल, जिसकी वजह से आप कराची के गड्ढे ज़्यादा जो सड़कें हैं उनमें से गुजरकर आप घर तक पहुंच सकते हैं और घर से ऑफिस तक पहुंच सकते हैं, वरना 1 लीटर में आपका काम नहीं बना। 1 लीटर तो मुर्तज़ा आपके पैदा किए गड्ढे ही खा जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो थोड़ी थोड़ी जो सड़कें हैं उसके ऊपर आपको चलाने का मौका मिलेगा। कल की भी बात करूंगा, ज़रा सा आ जाएँ, कुछ न्यूज़ से फारिग हो जाएं, हम ज़रा बात करेंगे कि कल हुआ क्या, मुर्तज़ा वाब साहब किस तरह से शहर में निकले। और फिर वो, मेरी नज़र में वो मेयर से ज़्यादा एक व्लॉगर है, तो वो व्लॉगिंग करते हैं पूरे शहर के अंदर ना, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि इतना अच्छा हमें मेयर मिला हुआ है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि बड़ी एक इंटेलेक्चुअल सी पर्सनालिटी है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है और व्लॉगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। बहरहाल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल में अव्वलीन जो है वो बैच के एजाज़ में ओरिएंटेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़रा इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप लोग जेनज़ी ज़्यादातर ये प्रोग्राम देखते हैं। तलबा तलबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की है। मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 25 प्रोग्राम्स में से 10 तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया। तकरीब की सदारत जो है वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक ने की है, जबकि डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम भी मेहमान खुसूसी थे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरों को और शामिल कर लेते हैं। बहरहाल, हमारे इस बुलेटिन से डोनाल्ड ट्रंप खाली नहीं रह सकते। हमारे जिस तरह से वो हर जंग बंदी के अंदर किरदार अदा करते हैं, इसी तरह हमारी बुलेटिन की हर अगली खबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दिया जाए तो हमारा बुलेटिन शायद ख़त्म हो जाए। भाई, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम ऐलान सामने आ चुका है। बच्चों में कैंसर के इलाज और तहकीक के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मकसद के लिए उन्होंने कैंसर रिसर्च से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दस्तखत कर चुके हैं। वो सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अमेरिका AI के मैदान में चीन से आगे निकल चुका है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट है,
क्योंकि जब अमेरिका अपनी एआई को लॉन्च कर रहा था और थोड़ा सा ग्रूम कर रहा था, और फिर वो एक सुपरसोनिक जैसे जहाज़ होता है ना, इसी तरह सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है एआई के अंदर, खुद सोचने की सलाहियत। राइट आफ्टर दैट मोमेंट कि जब लॉन्चिंग हो गई, सब कुछ हो गया, एक दिन के बाद आता है चाइना, और हज़रत चाइना आके मार्केट में कूदते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब हमने ये ऐप निकाली है। उस एप्लीकेशन ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी और तहलका मचाया, और ये बताया कि चाइना ने अभी सिर्फ ये लॉन्च की है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के बाद 3 फेजेस मोर हेयर, तो वो फिर कहाँ तक जाएगी चाइना का इंटेलिजेंस, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल ट्रम्प साहब ने कहा कि हम चीन से आगे निकल चुके हैं, अमरीकी मईशत साइंसी मैदान में इनकलाब लाने के लिए एआई को मजीद बेहतर बनाएगी। उनका ये भी कहना था कि सिर्फ 8 माह के अंदर उनकी हुकूमत ने बेशुमार रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अमरीका में इस वक्त $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ चुकी है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि साबिक सदर जो बाइडन की हुकूमत पर तनकीद तो की उन्होंने कि उनके दौर में सिर्फ $1 ट्रिलियन से भी कम सरमायाकारी हुई थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के नतीजे में सरमायाकार अब थोड़ा सा ट्रस्ट करने लगे, एतमाद बहाल हुआ है, जबकि मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर वही अपनी हुकूमत की तारीफ़ें की, और उन्होंने ये भी कहा कि एआई और दीगर महारतें सिखाने के लिए $500 मिलियन मुख्तस किए गए। अच्छा, ये थोड़ी सी गौरतलब बात है। आई एम 110% श्योर कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होंगे जो आप अमेरिकन जो है वो यूएस सर्टिफाइड होंगे, वो कराची में बैठकर या पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर, केपी के शहर किसी में बैठकर, या फिर बलूचिस्तान के या गिलगित बल्तिस्तान के शहर में बैठकर आप ये ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ये ज़रा सा गौर कर लें, आपने हंटिंग, सर्चिंग और स्क्रूटनी आपने खुद करनी है। आपको मैं बता देता हूँ कि हुकूमत ने, अमरीकी हुकूमत ने अवाम को एआई और दीगर महारतें सिखाने के लिए $500 मिलियन मुख्तस किए हैं। अब इसको आपने सर्च करने की हुआ क्या है। बहरहाल थोड़ा सा हम बात करेंगे मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को बादलों में, आसमान में ज़रा से सैर कराते हैं आपको, और आसमान की सैर कराते हुए आपको ज़रा मौसम की थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेने की जो आदत है ना, वो बताते हैं। और मौसम ने कल खुल के अंगड़ाई ली है, मैं बता रहा हूँ, कसम है उस शख्स की, उस मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की, जो हमें सारी खबरें कंफर्म करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। एक बात कल सच हो गई। कल हमने कहा था कि मौसम अंगड़ाई लेगा, और मुझे ये लगा था कि एक हाथ से अंगड़ाई ले लेगा, उसने दोनों हाथों से एकदम से अंगड़ाई ले ली, और जब अंगड़ाई ली है तो मौसम इस कदर तब्दील हुआ है कि बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। एक तरफ हवा के तेज़ जो है वो थपेड़े थे, और दूसरी तरफ मोटी मोटी जो बूंदें होती हैं, जैसे मोटे मोटे आंसू टप 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 गिरते हैं, उससे भी ज़्यादा मोटे आंसू जो है वो बारिश के कतरे जो है वो आसमान से, अच्छा सीधे नहीं आ रहे थे, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे जाता है। ऐसा लग रहा था कि फायरिंग हो रही है ना पानी की बूंदों की। तो मौसम की जो सूरत हाल है वो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान है। अच्छा, इसको सच समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर आए हैं, बहुत काबिल हैं, इतनी रिसर्च करते हैं कि अगर कह दें कि बारिश होगी तो उसमें से 90-95% बादल आके मूड बना लेते हैं अपना बारिश का। अब वो मूड बनना एक अलग बात है, और मूड का आगे काम आना वो एक अलग बात है। बारिश तो खैर कल हुई है, आज भी प्रोडिक्शन है बारिश होगी, जबकि महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि कराची, अच्छा नोट कर लें, जो मॉर्निंग स्पॉट के व्यूवर्स हैं ना, वो नोट कर लें, उनके अपने अपने शहरों के नाम बता रहा हूँ जहाँ जहाँ आज बादल और ये जो जल थल है ना, वो एक हो सकता है। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इनके अतराफ में जो इलाके हैं वो भी मुतसिल, वहाँ बारिश हो सकती है। जबकि भारतीय गुजरात से जो है वो हवा का कम दबाव का सिस्टम आ चुका है, बहर अरब के अंदर वो दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई थी, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है, ये जो जुमला है ना, ये जो स्टेटमेंट है, गर्मी का जोर टूट गया। इतनी शदीद गर्मी थी कि कराची के अंदर 2 रोज़ हीट वेव का खदशा था, 40 अबव 40 जो है वो टेम्परेचर फील हो रहा था। मज़ेदार बात यह है कि आधे से ज़्यादा कराची बीमार था इन 2 दिनों में। किसी को डायरिया हुआ था, किसी को नज़ला था, किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को सर में दर्द, किसी को डिप्रेशन, किसी का बीपी हाई, किसी की शुगर लो। ये 90% लोग हैं जो कराची के अंदर बीमार थे इस गर्मी की वजह से, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग की वजह से, कुछ ऐसे रोगनी खाने की वजह से, तो वो गैस्ट्रो की बीमारियां भी हुई थी। अब हुआ ये था कि कल जब बारिश हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो मुश्तबा लखानी साहब है ना, उनका भी जो है वो कुछ मामला ख़राब था, तो वो भी सही हो गया था। बारिश में नहाए भी हैं, और अच्छी बात है कि बारिश हो गई, और एयरपोर्ट के अतराफ में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, 33 मिलीमीटर बारिश। और आज भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है कि बारिश एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्शन की गई है। ज़रा से एक चाय का सिप ले लें, फिर उसके बाद बताते हैं अगला सेगमेंट है क्या। बहरहाल अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ की ज़रा सी बात कर लेते हैं।
आज के तेज रफ्तार दौर के अंदर ना, जहां पर हर कोई अपनी मसरूफियात में मगन है, ये तो पता है कि लोग दो दो जॉब्स कर रहे हैं, कहीं पर फैमिली को भी संभाल लें, कहीं पर दूसरे जगहों को भी संभाल लें। मसरूफियात इतनी ज़्यादा है कि ज़हनी दबाव यानी कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक आम और पेचीदा मसला बन चुका है। मतलब हर वो शख्स, आप किसी को भी देख लें, हाँ भी क्या हाल है आजकल, यार हालात कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, ये जुमला आपको सुनने को मिलेगा 90% लोगों से। वो भारी बोझ है जो न सिर्फ हमारे जज्बात को मुतासिर करता है बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। छोटे छोटे मसाइल जमा हो जाएं तो एक भारी बोझ बन जाते हैं और कभी कभी हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हम किस हद तक दबाव का शिकार हो जाते हैं। इतना ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस को हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि काम का दबाव, ख़ानदानी मसाइल, माशी मुश्किलात, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और दीगर रोज़मर्रा के चैलेंजेस, और ख़ास तौर पे आपके अंदर जॉब्स के जो जेडीज़ होती हैं उसके अंदर गोल्स आपको अचीव करने होते हैं, एक टारगेट होता है, बॉस की एक एक्सपेक्टेशन होती है, आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। वो सारे हमारे जहन को इस हद तक थका देते हैं कि हम कभी कभार अपनी खुशी को और सुकून को ना बिल्कुल खो देते हैं। और एंड स्टेज ये होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप आखिरी दफ़ा खुश कब हुए थे। ज़हनी दबाव का सही इदराक और इसका मौसर हल तलाश करना न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे ताल्लुकात, हमारे रिलेशंस, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे ऑफिस रिलेशंस, हमारी खुशियों को भी संवारने में मदद देता है। अब जो है वो जो बर वक्त इलाज के लिए आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, अपने जो जनरल फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, और फिर उनसे ज़रा सा डिस्कस कर सकते हैं कि आपको जहनी सुकून चाहिए तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और ये सबसे मेरा फेवरेट सेगमेंट है और बड़ा पसंदीदा ये मेरा सेगमेंट है। और क्यों है? क्योंकि जेंजी के लिए हमने ये सेगमेंट बनाया था और ये सेगमेंट कामयाब हो गया। हमें बड़ी पजीराई मिलती है हमारी टीम को इस सेगमेंट्स को जो है वो देखने के बाद, सुनने के बाद। टीम बड़ी मेहनत से ये एक पैकेज बनाती है और आज हम आपको सैर करा रहे हैं तारीख के एक ऐसे महल की जिसका नाम है नूर महल और जो भावलपुर में है। अब क्या खासियत है, इसकी खुसूसियात क्या है, ये कब बनाया गया, ये अब किस हालत में है और ये कहाँ पर कैसे है और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर अभी खड़ा हुआ है, तमाम चीज़ें जेंजी के और खासतौर पर जो माएँ इस वक्त देख रही हैं वो आज नोट डाउन कर लें। जब आपके बच्चे स्कूल से वापस आ जाएं, आज आपने कहानी सुनानी है बच्चों को, रात में सुनाने के लिए हम कहानियाँ भी देते हैं आपको। नूर महल भावलपुर के ऊपर एक जो है वो एक खूबसूरत सी रिपोर्ट बनाई गई है, उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जी, बहावलपुर जो तक़सीम हिंद से कबल एक खुद मुख्तार रियासत थी, आज भी अपने दामन में ऐसी शानदार और तारीखी इमारत समोए हुए है जिन्हें देखकर माजी की अजमत आंखों के सामने आ जाती है। इन्हीं में से एक अजीम निशानी है नूर महल। दरियाई सतलज के किनारे और चोलिस्तान के संगम पर वाक़े ये महल न सिर्फ फने तामीर का शाहकार है बल्कि नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम की अपनी मलका से मोहब्बत की खामोश दास्तान भी सुनाता है। नूर महल 1872 में 9 क्लासिकी अतालवी तर्ज पर तामीर होना शुरू हुआ और 1875 में मुकम्मल हुआ। इसकी तामीर पर उस वक्त 12 लाख रुपए की खती रकम खर्च हुई, जो आज के दौर में करोड़ों के बराबर है। महल का नक्शा एक बरतानवी आर्किटेक्ट मिस्टर हन्नान ने तैयार किया। दाल माश और चावल के आमेजिशी मसाले से बनी इस शानदार इमारत का कुल रकबा 44,600 मुरब्बा फीट पर मुहित है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बहावलपुर रियासत की दौलत, ज़ौक़ और अजमत की मुकम्मल तस्वीर है। कहा जाता है कि इस महल को नवाब ने अपनी बेगम की मोहब्बत में तामीर करवाया था, मगर वो इसमें सिर्फ एक ही रात रह सकी। कुछ रिवायात के मुताबिक महल के करीब कब्रिस्तान होने की वजह से मलका ने यहाँ रहने से इनकार कर दिया, जबकि बास का मानना है कि मेहमानों के लिए तामीर किया गया मेहमान खाना था। नूर महल के अंदरूनी हिस्से में नक्श निगार से सजी छतें, अतालवी तर्ज के फानूस, बेल्जियम से दरामद शुदा आईने और इटली का लाया गया फर्नीचर, सब कुछ इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ सिर्फ शानो शौकत नहीं बल्कि गहरा ज़ौक़ भी कारफरमा था। आज भी वो सोफे कुर्सियाँ मौजूद हैं जिन पर नवाब और उनके मेहमान बैठा करते थे। महल के दरबार हॉल में वो पियानो भी मौजूद है जो नवाब ने मलका नूर के लिए मंगवाया था। महल की ठंडक का निजाम भी हैरान कुन है। फर्श के नीचे बनी सुरंगों में पानी छोड़ा जाता था और रोशनदानों से आने वाली हवा इन सुरंगों से टकराकर महल में खुशगवार ठंडक पैदा करती थी। ये महल महज एक रिहाइश का नहीं था बल्कि रियासती तकरीबात का मरकज भी था। 1890 में बरतानवी शहजादा प्रिंस अल्बर्ट विक्टर ने यहाँ कयाम किया, जबकि 1903 में नवाब बहावल खामस की दस्तारबंदी भी इसी महल में हुई। यहाँ वो अदालत भी लगी जो क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई थी। महल के एक हिस्से में नवाब खानदान की तारीख, उनकी तस्वीर, बहावलपुर रियासत के टिकट, स्टैम्प पेपर्स और बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तमगे आज भी महफूज हैं। महल के अंदर तामीर की गई खूबसूरत मस्जिद नवाब बहावल खान ने 1906 में तामीर करवाई, जिस पर उस वक्त 20,000 रुपए खर्च हुए।
इस मस्जिद का डिजाइन लाहौर के HSN कॉलेज की मस्जिद से मुशाबिहत रखता है। 1955 तक नूर महल को रियासत बहावलपुर के सरकारी मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। 1999 में पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया गया, जिसने इस तारीखी विरसे को असल हालत में बहाल करने के लिए 2 साल मुसलसल मेहनत की। आज नूर महल सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं, बल्कि माजी की तहजीब, मोहब्बत, फन और रियासती शान का जीता जागता नमूना है। ये महल आने वाले सयाहों को सिर्फ शीशे, फानूस और फर्नीचर नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसी तहजीब का आकाश है जो कभी रियासत बहावलपुर के नाम से जानी जाती थी। ये महल आज भी सबको याद दिलाता है कि हमारे माजी में कितनी शान, मोहब्बत और फन छुपा हुआ है। बस जरूरत है इसे समझने और सराहने की। जी व्यूअर्स, नूर महल अब आपका इंतजार कर रहा है। आपने भी वहां जाकर विजिट करना है और बताना है कि नूर महल वाकई ऐसा है जैसा हमने दिखाया है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये मुंह कितना इंपॉर्टेंट है, बात करने के लिए भी, कुछ इनटेक करने के लिए भी, और सारी बीमारियों का जो आगाज़ होता है वो इसी मुंह से होता है। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे पास एक्सपर्ट होंगी जो आपकी रहनुमाई के लिए बैठेंगे और आप सोशल मीडिया के ऊपर सवालात भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा मसला आपको लाहक है तो।